हाँ भाई, सभी लोग आ चुके हैं लाइव। ठीक है भाई, ठीक। देखो भाई, कल तक हम लोगों ने डिस्कस किया था बोर्स एटॉमिक मॉडल। कुछ फॉर्मूला हमने उसके अंदर पढ़े थे, वो फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए अगर आपको आगे एटॉमिक फिजिक्स में क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करना है इजी वे में। आज का जो हमारा टॉपिक होगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड स्पेक्ट्रल सीरीज, उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे हम। उसके अलावा जो क्वांटम स्टेट होती है एटम्स की, यानी कि NLMS, वो क्या क्या होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड स्पेक्ट्रल सीरीज। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो अगर मैं स्पेक्ट्रम की बात करूं तो बेसिकली स्पेक्ट्रम होता क्या है कि जब हाइड्रोजन एटम जो है अपनी एक्साइटेड स्टेट में आता है। हाइड्रोजन एटम की बात छोड़ो, आप कोई भी इंसान की बात कर लो नॉर्मल। जब वो अपनी एक्साइटेड स्टेट के अंदर होता है तो वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाता। यानी कि अगर वो बहुत ज़्यादा खुश है तो एक टाइम आता है जब वो थोड़ा सा सैड भी होता है ना, या बहुत ज़्यादा सैड है तो वो फिर खुश भी होता है। तो जो एक्सट्रीम स्टेट्स होती है उनको एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। तो एक्सट्रीम स्टेट में वो बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाएगा, तो उसको अपनी नॉर्मल स्टेट में आना पड़ेगा। तो जब वो अपनी एक्सट्रीम स्टेट से नॉर्मल स्टेट में आएगा तो वो अपनी जो एनर्जी है, एक्साइट होने का मतलब क्या है, एनर्जी का ज़्यादा होना। तो जब वो नॉर्मल स्टेट में वापस आएगा तो वो उस एनर्जी को रिलीज करेगा जो उसके पास थी। तो सेम कहानी किसके साथ होती है, एटम्स के साथ होती है या मॉलिक्यूल्स के साथ होती है। तो हाइड्रोजन एटम जब अपनी एक्साइटेड स्टेट में है और जब उसको अपनी नॉर्मल स्टेट में रिटर्न होना है, यानी कि अनएक्साइटेड स्टेट या ग्राउंड स्टेट कह लो, उसमें उसको वापस आना है, तो वो एनर्जी जो उसने पहले ली हुई थी एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए, उसको वापस से क्या करेगा, रिलीज करेगा। अब वो जो एनर्जी रिलीज होगी वो किसके फॉर्म में होगी, वो रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज होगी और अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज होगी। अब हमें ये पता है कि एटम जो है उसके अंदर शेल्स बने हुए हैं, सब शेल्स बने हुए हैं। तो मान लो कि वो पांचवी स्टेट में पहुंच गया तो पांचवी स्टेट से पहली स्टेट में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को वो जंप करता हुआ आएगा। फिफ्थ से फोर्थ से थर्ड, थर्ड से सेकंड और सेकंड से फर्स्ट, यानी कि अलग अलग स्टेट से होता हुआ आएगा। तो वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की जो एनर्जी के साथ रेडिएशन निकालेगा बाहर। और जब इनको स्पेक्ट्रोस्कोप से देखा जाएगा इन वेवलेंथ्स को, तो हमें दिखेगा स्ट्रेट लाइन बनती हुई, बिल्कुल पास पास बनती हुई स्ट्रेट लाइन दिखेंगी। और ये जो स्ट्रेट लाइंस का ग्रुप होता है इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ये जो ग्रुप होता है स्ट्रेट लाइंस का, इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। और हाइड्रोजन के केस में हम 5 तरह की स्पेक्ट्रल सीरीज पढ़ते हैं, है ना। 5 तरह की सीरीज पढ़ते हैं हम, जो आपने सुना भी होगा और आप लोगों ने आई एम श्योर पढ़ा भी होगा। लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट और पीफंड। लाइमन, बामर, पाश्चन और ब्रैकेट और पीफंड सीरीज, ये सीरीज हमें पढ़नी होती है, इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। यहां तक बात क्लियर है सभी को? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड स्पेक्ट्रल सीरीज। स्पेक्ट्रम का मतलब ऐसा होता है जैसे कि मान लो मैं एक एटम बना रहा हूं, ये हाइड्रोजन एटम बनाता हूं मैं, और ये हाइड्रोजन एटम के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन यहां बैठा है, और ये S हो गया शेल, ये हो गया P, ये N इक्वल्स टू 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ये मान लो N इक्वल्स टू 1 स्टेट है और ये N इक्वल्स टू 4 स्टेट है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करता हुआ आएगा, यहां से यहां आएगा, यहां से यहां आएगा, यहां से यहां आएगा। तो जब ये अलग अलग स्टेट से निकलता हुआ आएगा, अब मैं 4 स्टेट बना देता हूं, तो ये अलग अलग स्टेट से जब निकलता हुआ आएगा तो इस तरह से वेवलेंथ ये क्या करेगा, रिलीज करेगा। ठीक है, तो अलग अलग वेवलेंथ लाइन की रेडिएशंस निकलेंगी, अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन निकलेंगी, और ये जो ग्रुप कहलाएगा, ग्रुप ये कहलाएगा स्पेक्ट्रम। ये क्या कहलाएगा, स्पेक्ट्रम कहलाएगा। तो जो रेडिएशन होगी डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की, उनको जब हम स्पेक्ट्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें स्ट्रेट लाइंस दिखाई देंगी, उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम।
और इसकी जो सीरीज बन जाती है उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज। तो 5 तरह की हम सीरीज पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज। एक हम पढ़ते हैं बामर सीरीज, बामर सीरीज। एक हम पढ़ते हैं पाश्चन सीरीज, एक हम पढ़ते हैं ब्रैकेट सीरीज, और एक हम पढ़ते हैं पी फंड। ठीक है, लाइमर, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट और पी फंड। फॉर्मूला हम वही यूज करेंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं, यानी कि जो हमने कहां पर पढ़ा था, बोहर्स एटॉमिक थ्योरी में पढ़ा था। 1/λ इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे। और अगर हाइड्रोजन एटम के लिए बात करेंगे तो हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू हो जाएगी 1। तो फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम जेड इक्वल्स टू हो जाएगा 1। तो फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा 1/λ इक्वल्स टू आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा किस सीरीज की, लाइमन सीरीज की। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी, लाइमन सीरीज की। तो अगर मैं लाइमन सीरीज की बात करता हूं, लाइमन सीरीज, तो लाइमन सीरीज जो है उसके लिए n1 वो स्टार्ट कहां से होती है, n1 इक्वल्स टू 1 से लेकर टू n2 इक्वल्स टू इनफाइनाइट तक। लाइमन सीरीज कहां से स्टार्ट होती है, n1 इक्वल्स टू 1 से। ये इसकी सबसे लोएस्ट स्टेट है। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, n2 इक्वल्स टू इनफाइनाइट। या ऐसा लिखो कि n2 की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक हो सकती है, n2 इक्वल्स टू 2, 3, 4 एंड ये अप टू कहां तक जा सकती है, इनफाइनाइट। कहां तक जा सकती है, इनफाइनाइट तक ये जा सकती है। तो ये ट्रांजिशन हो सकता है किसके अंदर, लाइमन के अंदर। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि लाइमन सीरीज की जो स्टार्टिंग है वो कहां से होती है। तो लाइमन सीरीज की लिमिटिंग वैल्यू क्या है, n इक्वल्स टू 1 से लेकर n2 इक्वल्स टू इनफाइनाइट तक। फिर इसमें सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि मैक्सिमम वेवलेंथ बताओ। सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है, मैक्सिमम वेवलेंथ बताइए। तो मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ, तो मैक्सिमम वेवलेंथ चाहे किसी भी सीरीज की आप निकालोगे तो उसके लिए एक तरीका होगा कि n1 की वैल्यू जो जहां से वो सीरीज स्टार्ट हो रही है वो आपको लेनी है, जहां से वो सीरीज स्टार्ट हो रही है वहां से आपको लेनी है। और n2 की वैल्यू कितनी होगी, n+1। जैसे कि अगर मैं लाइमन सीरीज की बात करूं तो लाइमन कहां से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है। और n2 की वैल्यू कितनी होगी, 1+1 कितनी हो जाएगी, 2। तो इन दो वैल्यूज के ऊपर हमें मैक्सिमम वेवलेंथ मिलेगी किसके लिए, लाइमन सीरीज के लिए। और अगर मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं तो क्या मिलेगा, 1/λ मैक्स इक्वल्स टू ये कितना हो गया, आर। यहां से रखूंगा मैं 1/1 -4। तो ये क्या वैल्यू मिलेगी मेरे को, ये वैल्यू मिलेगी 1/λ मैक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4, 3r/4। तो यहां से लैम्बडा मैक्स की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 4/3r, 4/3r। क्लियर है यहां तक। आर की वैल्यू 1.09 इंटू 10⁻7 पर मीटर। सिमिलरली अगर हमें पूछा जाएगा मिनिमम वेवलेंथ बताइए, मिनिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ। इसी तरह से हमें पूछा जाएगा अगर मिनिमम वेवलेंथ बताना है तो मिनिमम वेवलेंथ कैसे बताएंगे, वो सीरीज जहां से स्टार्ट हो रही है और n2 की वैल्यू क्या रखेंगे, इनफाइनाइट। यानी कि अगर मेरे को लाइमन के लिए निकालना है तो लाइमन के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो 1/λ मिनिमम लाइमन के लिए निकालें तो r ये हो जाएगा 1/1
और ये कितना हो जाएगा 1/इनफाइनाइट। तो यहां से 1/λ मिनिमम इक्वल्स टू कितना बनेगा आर। तो लैम्बडा मिनिमम के लिए कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/r। फिर यहां से हमें एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, रेशो रेशो ऑफ लैम्बडा मैक्स टू लैम्बडा मिनिमम। तो लैम्बडा मैक्स के लिए रेशो क्या आया था, लैम्बडा मैक्स की वैल्यू क्या आई थी, वो आई थी 4/3r। तो ये बनेगा 4/3r, और यहां से ये कितना हो जाएगा r हो जाएगा, तो r से r कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 4/3। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि लाइमन सीरीज के लिए उसकी मैक्सिमम वेवलेंथ और मिनिमम वेवलेंथ का क्या रेशो होता है। तो क्या रेशो आ जाएगा 4/3। लाइमन सीरीज जो है उसका रीजन जो होता है वो यूवी रीजन होता है। लाइमन सीरीज का जो रीजन होता है, रीजन मतलब जिस क्षेत्र में पाई जाती है, वो कौन सा रीजन होता है, यूवी यानी कि अल्ट्रा वायलेट रीजन। तो रीजन जो होता है लाइमन सीरीज का वो कौन सा होता है, यूवी रीजन। क्लियर है भाई यहां तक। फिर सेकंड नंबर पे हमारे पास सीरीज आती है बामर सीरीज। सेकंड नंबर पर सीरीज आती है बामर सीरीज। बामर सीरीज जो है उसकी स्टार्टिंग में कहां से होगी, n1 इक्वल्स टू 2 से, और उसके लिए n2 की वैल्यू कहां से जाएगी 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, कहां से स्टार्ट होगी n2 इक्वल्स टू 2 से, और कहां तक जाएगी 3 4 5 एंड कहां तक जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी। तो अगर इसके लिए हमें निकालना है 1/λ मैक्स, लैम्बडा मैक्स निकालना है, तो ये क्या लिखा जाएगा r, कितना लिखा जाएगा 1/4 माइनस 1/9, है ना, जस्ट एक ज्यादा लेते हैं। तो 1/4 मैक्सिमम के लिए मैं क्या ले रहा हूं, n1 की वैल्यू 2, और n2 की वैल्यू मैं क्या ले रहा हूं 3 ले रहा हूं मैक्सिमम के लिए। तो यहां से क्या बनेगा 1/λ मैक्स इक्वल्स टू r, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36। तो 36 आ गया, और 9 4 5। तो यहां से लैम्बडा मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 36/5r। 36/5r, ये किसकी वैल्यू हो गई, मैक्सिमम की। सिमिलरली 1/λ मिनिमम, तो मिनिमम के लिए क्या लेना है, r इक्वल्स टू 1/4 से, और ये कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इनफाइनाइट तक जाएगा, तो 1/λ मिनिमम इक्वल्स टू ये लिखा जाएगा r/4। तो लैम्बडा मिनिमम इक्वल्स टू हो जाएगा 4/r। तो इनका अगर रेशो निकालना है लैम्बडा मैक्स का लैम्बडा मिनिमम से, तो क्या रेशो निकलेगा, ये रेशो आएगा 36/5r, और यहां से क्या बनेगा, ये 4/r। तो r से r कैंसिल, ये आ जाएगा 9/5। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि बामर सीरीज के लिए उसके जो मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ है उसका रेशो क्या होता है। ये इसका जो रीजन होता है, बामर सीरीज का जो रीजन होता है वो विजिबल रीजन होता है। जो पांचों सीरीज हम पढ़ेंगे, पांचों सीरीज, उसमें से विजिबल रीजन में हमें कौन सी दिखेगी, केवल और केवल बामर सीरीज। तो इसका जो रीजन होगा वो कौन सा होगा, रीजन इसका होगा विजिबल रीजन। क्लियर है यहां तक।
फिर आती है हमारे पास थर्ड नंबर पे लाइमन बामर पाश्चन। थर्ड नंबर पे हमारे पास आएगी पाश्चन सीरीज। तो पाश्चन सीरीज की रेंज क्या होगी, n1 की वैल्यू आप रखोगे 3 और n2 की वैल्यू कितनी 4 5 6 एंड सो ऑन, और कहां तक जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसके लिए अगर मैक्सिमम की वैल्यू निकालनी है तो इसके लिए मैक्सिमम की वैल्यू n1 इक्वल्स टू 3 और n2 इक्वल्स टू आप कितना सब्सटीट्यूट करोगे 4। तो 1 अपॉन लेमडा मैक्स इक्वल्स टू r, ये हो जाएगा 1 अपॉन 9 माइनस 1 अपॉन 16। तो r यहां एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 144। कितना बनेगा ये 7 आएगा ना 7, हाँ। तो 1 अपॉन लेमडा मैक्स, तो यहां लेमडा मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 144 अपॉन 7r। हाँ ठीक, 144 अपॉन 7r। और मिनिमम के लिए क्या निकालोगे, मिनिमम के लिए n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 और n2 की वैल्यू इनफाइनाइट। तो 1 अपॉन लेमडा मिनिमम इक्वल्स टू r, ये हो जाएगा 1 अपॉन 9। तो 1 अपॉन लेमडा मिनिमम इक्वल्स टू r बाई 9। तो लेमडा मिनिमम की वैल्यू हो जाएगी 9 अपॉन r। तो यहां से लेमडा मैक्स और मिनिमम का रेशो अगर आप निकालते हैं, लेमडा मैक्स लेमडा मिनिमम, तो ये रेशो आता है हमारे पास कितना 16/7। और इसका जो रीजन होगा, इसका जो रीजन होगा वो होगा आई आर रीजन। आई आर रीजन का मतलब होगा इंफ्रारेड। आई आर रीजन का मतलब होगा इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रीजन। क्लियर यहां तक। लाइमन स्टार्ट हुआ n1 इक्वल्स टू 1 से, बामर स्टार्ट हुआ n1 इक्वल्स टू 2 से, पाश्चन स्टार्ट हुआ n1 इक्वल्स टू 3 से। तो सीधी सी बात है, जो ब्रैकेट है वो स्टार्ट होगा n1 इक्वल्स टू 4 से। 4 आता है हमारे पास ब्रैकेट सीरीज। तो इसके लिए अगर मैक्सिमम वैल्यू हम निकालते हैं तो मैक्सिमम में n1 इक्वल्स टू 4 और n2 की वैल्यू कितनी रखेंगे हम 5। तो ये बनेगा 1 अपॉन लेमडा मैक्स इक्वल्स टू r, ये हो गया 1 अपॉन 16 माइनस 1 अपॉन 25। तो इसका एलसीएम कितना आएगा 400। तो ये बनेगा 400 और 16 दूनी 32, 25 माइनस ये 16 हो गया ना। तो ये कितना बन जाएगा यहां से हमारे पास, ये बन जाएगा 9r अपॉन 400। तो लेमडा मैक्स की वैल्यू हो जाएगी यहां से 400 अपॉन 9r, 400 अपॉन 9r। और मिनिमम अगर इसके लिए निकाले मिनिमम, तो मिनिमम के लिए n1 की वैल्यू हो गई 4 और n2 की वैल्यू हो गई इनफाइनाइट। तो यहां से 1 अपॉन लेमडा मिनिमम, ये कितना हो गया r, और 1 अपॉन 16 माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 हो जाएगा। तो लेमडा मिनिमम जो है वो यहां से आ जाएगा 16 अपॉन r। और अगर हमें रेशो निकालना है मैक्स टू मिनिमम का, तो लेमडा मैक्स टू लेमडा मिनिमम
ये रेशो कितना आ जाएगा 400/9R और R/16, तो ये R से R कैंसिल हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 25/9, 25/9। इसका जो रीजन होगा वो भी कौन सा होगा, इंफ्रारेड रीजन होगा। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इनका रेशो, या तो तुम्हें सॉल्व करने आते हो बहुत अच्छे से, और या तुम्हें याद हो, दो ही तरीके हैं। तो लास्ट सीरीज आती है हमारे पास पी फंड सीरीज, तो उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बता दो मेरे को। लास्ट सीरीज जो आती है हमारे पास पी फंड सीरीज, उसके लिए हमारे पास जो n1 की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 5, और n2 की वैल्यू 6 से लेकर और इनफाइनाइट तक जाएगी। तो उसके लिए मेरे को उसकी मैक्सिमम वेवलेंथ की वैल्यू बता दो। तो 1/λmax इज इक्वल्स टू R 1/25 माइनस 1/36। बताना क्या वैल्यू आएगी मैक्सिमम की, मैक्सिमम की वैल्यू बता दो क्या आएगी। कितनी आएगी, 900/11R। ये आ रहा है क्या सभी का, 900/11R ये वैल्यू आनी चाहिए सभी की। और मिनिमम भी निकाल लो, मिनिमम भी फाइंड आउट करो। मिनिमम के लिए n1 इज इक्वल्स टू 5 और n2 की वैल्यू इनफाइनाइट, तो 1/λ मिनिमम इज इक्वल्स टू R और 1/25 माइनस 1/इनफाइनाइट। तो लैम्बडा मिनिमम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 25/R, और इनका रेशो निकालते हो लैम्बडा मैक्स अपॉन लैम्बडा मिनिमम, तो ये हो गया 900/11R मल्टीप्लाई बाय R/25। तो ये जो रेशो निकलेगा ये निकलेगा 36/11, 36/11। ये रेशो जो निकलेगा ये आएगा 36/11। और ये भी कौन से रीजन में मिलेगी, इंफ्रारेड रीजन में मिलेगी। इंफ्रारेड रीजन, ये भी किस में मिलेगी, इंफ्रारेड रीजन के अंदर मिलेगी। यहां तक क्लियर है सभी को। तो ये जो पांचों सीरीज आई इनके रीजन आप ध्यान रखना, इनके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं कि जैसे पूछ लिया लाइमन सीरीज इज फाइंड आउट इन द विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, या बामर सीरीज इज फाइंड आउट इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। लाइमन सीरीज किस रीजन में मिलती है, बामर सीरीज किस रीजन में मिलती है, इस तरह के क्वेश्चन इनके ऊपर पूछे जा सकते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन मैं पूछूं आपसे कि फाइंड आउट द रेशो, फाइंड आउट द रेशो ऑफ फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन,
फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन वेवलेंथ ऑफ ये वेवलेंथ है यहां पर, है ना, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बामर सीरीज टू फर्स्ट वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन टू वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ पास्चन सीरीज। ये क्वेश्चन है। तो यहां पर मैंने मैक्सिमम मिनिमम की बात नहीं करी, यहां पर मैंने फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन की बात कर ली। तो फर्स्ट का मतलब है कि मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, यहां पर मैंने मैक्सिमम नहीं लिखा, यहां पर मैंने फर्स्ट लिखा है। तो फर्स्ट का मतलब सीधा से ये है कि मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, है ना। तो जब मैं बामर की बात करता हूं तो लैम्बडा किसके लिए, बामर। तो ये कितने से स्टार्ट होगा, 4 से, और ये कहां तक जाएगा, 9। यही आया था। तो ये 36/5 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 36/5R। और इसी तरह से पास्चन के लिए निकालोगे, जब पास्चन के लिए क्या वैल्यू थी, तो पास्चन के लिए वैल्यू क्या आई थी, 144/7R। तो आपसे इनका रेशो पूछा है, आपसे पूछा है लैम्बडा बामर अपॉन लैम्बडा पास्चन। तो 36/5R, और ये हो जाएगा 144/7R। क्या आंसर आ रहा है? 7/20 आ रहा है क्या सबका? मेरे को पता नहीं है, चेक कर लो एक बार। ये ऐसे निकालना है आपको कुल मिलाकर। तो फर्स्ट स्पेक्ट्रम लाइन का जो मतलब है वो क्या होता है, वो मैक्सिमम है फर्स्ट का। इसी तरह से आपसे ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, ये होमवर्क के लिए डाल रहा हूं, कर लेना अपने आप। ये मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं, कर लेना है इसको, कि रेशो ऑफ वेवलेंथ रेशो ऑफ वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट वेवलेंथ ऑफ रेशो ऑफ वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज टू वेवलेंथ ऑफ थर्ड लाइन ऑफ पास्चन सीरीज। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, जैसे अब थर्ड लाइन की बात करें, थर्ड लाइन, तो थर्ड लाइन कहां से स्टार्ट होगी, थर्ड लाइन कौन सी होगी? अगर मैं पास्चन की बात करूं तो पास्चन में जो फर्स्ट है, फर्स्ट वो स्टार्ट होगी, N1 तो फिक्स हो गया, N1 कितना हो गया, और पास्चन में 3, और N2 की वैल्यू कितनी हो गई, 4, 5 और 6। तो 3 to 4 फर्स्ट हो गई, 3 to 5 कौन सी हो गई, सेकंड, तो 3 to 6 कौन सी हो गई, थर्ड, 3 to 6 कौन सी हो जाएगी, थर्ड हो जाएगी, है ना। 3 to 6 कौन सी हो जाएगी, थर्ड हो जाएगी। तो इस तरह से आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं यहाँ पर बामर और पास्चन नहीं लिख रहा हूँ, हो सकता है कि कोई अलग सीरीज हो, तो इसी तरह के क्वेश्चन इनके ऊपर बनते हैं।
यहां तक क्लियर सभी को? तो अब हम बात करेंगे किसकी, क्वांटम नंबर्स की। ये तो बात हो गई हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और उसकी सीरीज, और अब हम बात करेंगे किसकी, क्वांटम नंबर। हमें ये पता है कि कोई भी जो एटम है उसके अंदर शेल्स हैं और सब शेल्स हैं, है ना। एक एटम के अंदर लार्ज नंबर ऑफ शेल्स हैं और सब शेल्स हैं। उनके बीच में डिफरेंशिएट अगर हमें करना है, डिफरेंशिएट मतलब उनको एक दूसरे के बीच में अंतर हमें करना है कि कौन सा क्या है, तो वो अंतर किसकी बेस पे किया जाता है, वो किया जाता है उसकी साइज के बेस पर शेप और ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब डायरेक्शन क्या है स्पेस के अंदर। तो उनके बीच में जो डिफरेंशिएशन किया जाता है वो साइज, शेप और ओरिएंटेशन मीन्स उसकी डायरेक्शन क्या है। तो इनके बीच का जो अंतर है, जो चीजें बता रही है, साइज क्या है, शेप क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, तो इसको बताने के लिए हम अलग अलग नंबर यूज करते हैं। उन नंबर्स को हम कहते हैं क्वांटम नंबर। उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर। ये क्वांटम नंबर्स जो होते हैं 4 नंबर्स का सेट होता है। 4 नंबर का सेट होता है जो कि किसी एटम के अंदर पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताता है। जो कि किसी एटम के अंदर पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताता है। एड्रेस का मतलब उसकी शेल कौन सी है, उसकी सब शेल कौन सी है, उसका एंगुलर मोमेंटम क्या है, उसका स्पिन मोमेंटम क्या है। तो ये सब चीजें हमें कहां से पता लगती है, क्वांटम नंबर से पता लगती हैं। तो 4 नंबर्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास, एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक होता है हमारे पास ऑर्बिटल क्वांटम नंबर या जिसको अजीमुथल क्वांटम नंबर भी हम कहते हैं, एल सेल जिसको हम लिखते हैं। एक हमारे पास होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम एमएल से लिखते हैं, और एक हमारे पास होता है स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम एमएल से लिखते हैं या एस से लिखते हैं। ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन की, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि हमें बताता है एटम के अंदर शेल्स जो हैं उसके बारे में बताता है, या जो मेन एनर्जी लेवल को बताता है। हमने फॉर्मूला भी देखा था एनर्जी का, वो प्रोपोर्शनल आया था Z²/n²। तो मेन एनर्जी लेवल को बता रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज डिस्टेंस है न्यूक्लियस से, जिसके लिए हमने फॉर्मूला देखा था R∝n²। तो ये सब हमें कहां से पता पड़ता है, ये हमें पता पड़ता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सबसे पहले मैं बात करूं क्वांटम नंबर्स। ये तो तुम्हारा होमवर्क वाला पेज है, क्वांटम नंबर ये चेक कर लेना भाई, ये मेरे को पता नहीं अभी आंसर, है ना। तो पहले नंबर पे आ गया हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लिखते हैं एन से, और ये एन की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है, 1 से लेकर 1 2 3 एंड सो ऑन, और कहां तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द मेन एनर्जी लेवल और शेल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। ठीक है। यूज टू डिटरमाइन द मेन एनर्जी लेवल और शेल इन विच इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। और इसके लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं E∝1/n², जो कि हम देख भी चुके हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल में। दूसरी चीज ये क्या बताता है हमें, ये हमें बताता है एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। ऑल्सो टेल्स द एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। और इसके लिए हम लिखते हैं R∝n²। Rn∝n², इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
है ना, KLMN, जो शेल्स होते हैं KLMN, और शेल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उसको शो करते हैं 2n² से, जिसको हम आगे चल के देखेंगे भी। यहां तक क्लियर है सभी को? फिर दूसरा आता है हमारे पास क्वांटम नंबर, जो आता है वो आता है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और अजीमुथल क्वांटम नंबर। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भाई आएगा, अभी पहले क्वांटम नंबर तो पढ़ ले। ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और अजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको हम लिखते हैं एल से। ये हमें क्या बताता है, ये शेल के अंदर जो सबशेल है, सेल के अंदर जो सबशेल है उसके बारे में हमें बताता है, यानी कि सबशेल्स जो होते हैं SPDF, उसके बारे में हमें ये बताता है। ठीक है, यूज टू टेल अबाउट द सबशेल इन अ शेल like SPDEF, like SPDF। ठीक है, SPDF। अगर मैं L इक्वल्स टू क्या लिख रहा हूं, 0 लिख रहा हूं, L इक्वल्स टू 1 लिख रहा हूं, L इक्वल्स टू 2 लिख रहा हूं, L इक्वल्स टू 3 लिख रहा हूं। ठीक है, इस तरह से मैं चल रहा हूं। तो L इक्वल्स टू यदि 0 आ रहा है तो इसका मतलब कौन सा शेल है, S सब शेल है। L इक्वल्स टू 1 आ रहा है, इसका मतलब कौन सा सब शेल है, P सब शेल है। L इक्वल्स टू 2 आ रहा है, इसका मतलब कौन सा सब शेल है, D सब शेल है। L इक्वल्स टू 3 आ रहा है, इसका मतलब कौन सा सब शेल है, F सब शेल है। साथ ही साथ ये जितने भी सब शेल्स हैं उनकी शेप भी बताता है ना। ऑल्सो यूज टू टेल शेप ऑफ द सब शेल्स, ऑल्सो यूज टू टेल अबाउट द शेप ऑफ सब शेल्स। और इससे हम एक नंबर एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। इससे हम क्या निकालते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम नंबर। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लिखते हैं एल से, वो किसके बराबर होता है, √L और एच कट। ये एच कट की जगह आप H/2π भी लिख सकते हो, एच कट रूट के बाहर है। यहां ध्यान देने वाली बात ये है, यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है, ध्यान देने वाली बात ये जो है, ये है क्वांटम नंबर। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये क्वांटम नंबर है, या बोल लो ऑर्बिटल एंगुल, ये है क्वांटम नंबर। और ये वाला एल जो है, ये एल, ये है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और ये क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, और ये ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है। ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, ये ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है। ये है स्केलर क्वांटिटी और ये है वेक्टर क्वांटिटी। क्या यहां तक बात क्लियर है सभी को?
उसके बाद फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ n, फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ n या गिवन वैल्यू ऑफ n, दो स्केलर का मल्टीप्लीकेशन क्यों नहीं हो सकता? 3 और इंटू 4 ये नंबर नहीं है, नंबर है तो n, 3 और 4 का मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते आप, नंबर ही तो है ये। भाई एक नंबर ही तो है। फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ n, द वैल्यू ऑफ l, वैल्यू ऑफ l कितनी होगी? 0 टू n माइनस 1, 0 टू n माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यदि n की वैल्यू है 2, तो l की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? 0 टू 2 माइनस 1, यानी कि कितनी होगी? 0 टू 1, इंक्लूडिंग कितना होगा? 0 होगा। तो n इक्वल्स टू 2 के लिए l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 एंड 1। इसी तरह से अगर मैं n इक्वल्स टू 1 लिखूं तो 1 के लिए इसके लिए वैल्यू l की वैल्यू कितनी रहेगी? 0। तो ये एक, जब प्रिंसिपल क्वांटम स्टेट n 1 होगा तो l की वैल्यू उसके लिए कितनी होगी? 0 होगी। और बाकी सभी वैल्यू के लिए n बराबर 2 के लिए इसकी 2 वैल्यू हो गई, n बराबर 3 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा? 0 1 2। तो इस तरह से इसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। केवल और केवल 1 के लिए इसकी एक वैल्यू होगी, बाकी सभी के लिए इसकी वैल्यू एक से ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? फिर आता है थर्ड नंबर पे हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम लिखते हैं ml से। मान लो ये है सन, और ये मैंने एक सर्किल बना दिया इसके चारों तरफ, और ये है अर्थ। तो अब इस अर्थ की दो मोशन है इसके अराउंड, एक तो ये क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है, ठीक है? ये अर्थ है, अर्थ। तो अर्थ की दो मोशन है, एक तो ये रिवॉल्यूशन कर रही है, रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, अराउंड द सन इन ऑर्बिट, और एक इसका खुद का जो एक्सिस है, खुद का जो एक्सिस है, उस एक्सिस के अबाउट ये क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। रोटेशन अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। तो ठीक सेम कहानी किसके अंदर हो रही है? एटम के अंदर हो रही है। एटम के अंदर ये बैठा हुआ है न्यूक्लियस, ये बैठा हुआ है न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के बाहर एक आ गया इलेक्ट्रॉन, ये इसके शेल में है, सब शेल में है, यानी कि ऑर्बिट में। तो इसके पास भी ठीक इसी तरह से दो मोशन है, एक इसके पास है रिवॉल्यूशन और एक है इसके पास रोटेशन। तो एक है इसके पास रिवॉल्व और एक है रोटेशन। तो जब ये रिवॉल्यूशन करता है यानी कि घूमता है, तो उसकी वजह से जनरेट होता है एंगुलर मोमेंटम।
और जब ये रोटेट करता है अपनी जगह पर तो उसकी वजह से आता है स्पिन मोमेंटम। है ना। और ये क्या जनरेट करता है, ये जनरेट करता है स्पिन मोमेंटम। तो मैं बात कर रहा हूं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में मैंने क्या कहा, जब ये घूम रहा है लगातार ऐसे एंगुलर मोमेंटम, तो इसके जो एंगुलर मोमेंटम है, जो इसके घूमने की वजह से एंगुलर मोमेंटम जनरेट हुआ, वो एंगुलर मोमेंटम जनरेट कर देता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड को। और मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि सब शेल्स के अंदर हैं, वो कुछ प्रिफर्ड रीजन में अपने आप को ओरिएंट कर लेते हैं, अपने आप को फिक्स कर लेते हैं कुछ प्रिफर्ड रीजन के अंदर, स्पेस के अंदर। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम शो करते हैं किससे, ml से। और गिवन वैल्यू ऑफ l के लिए, l की गिवन वैल्यू के लिए ml की जो वैल्यू होती है वो होती है -l to l इंक्लूडिंग जीरो, -l to l इंक्लूडिंग जीरो। और अगर हमें टोटल वैल्यू निकालनी है ml की, तो l के लिए तो वो निकलती है 2l+1। वो कितनी निकलती है, 2l+1। तो ml की जो वैल्यूज ली जाती है वो कहां से कहां तक ली जाती है, -l to l, -l to l इंक्लूडिंग जीरो, इंक्लूडिंग जीरो। और टोटल वैल्यू ऑफ ml वो लिखा जाता है 2l+1। वो कितना लिखा जाता है, 2l+1। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, l की वैल्यू को मैं 1 ले लेता हूं, l की वैल्यू को मैं 1 ले लेता हूं, तो ml की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, -1 to 1 इंक्लूडिंग जीरो। यानी कि ये लिखी जाएगी -1, 0 और 1। और टोटल वैल्यू कैसे निकालता है, 2l+1। तो ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू एल की वैल्यू हो गई 1 + 1, तो ये आ गया 3। और काउंट करके देखो आप, 3 ही आई है, 1, 2 और 3। इसी तरह से अगर मेरे को निकालना है l = 0 के लिए, तो l = 0 के लिए ml की वैल्यू कितनी होगी, -l to l, तो a की वैल्यू रह जाएगी, कितनी रह जाएगी, 0। और ml की वैल्यू कितनी होगी, 2 इंटू 0 + 1, तो ये कितना आया, 1 आया, जो कि 1 ही आई है। क्लियर है यहां तक। फिर उसके बाद आता है स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। उसके बाद आता है स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, या इसको स्पिन क्वांटम नंबर भी कहते हैं, इसको स्पिन क्वांटम नंबर भी कहते हैं। इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया और इसको हम शो करते हैं ms से। अब ये क्या होता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है एक तो, और एक अपने एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो ये जो रोटेशन है एक्सिस के अबाउट, या तो ये क्लॉकवाइज हो सकता है और या ये एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। यानी कि दो ही तरह के रोटेशन पॉसिबल है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो दो ही तरह से जब ये रोटेट कर सकता है, या रिवॉल्व जो एक्सिस के अबाउट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसका मतलब जो इसकी दो वैल्यू हो सकती है, इसकी केवल कितनी वैल्यू हो सकती है, दो वैल्यू हो सकती है। तो स्पिन क्वांटम नंबर जो होगा उसकी दो वैल्यू होगी, एक होगी स्पिन अप और एक होगा स्पिन डाउन, स्पिन अप और स्पिन डाउन। तो अब ये वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं, जैसे हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट। तो दो ही पॉसिबल है, तो एक और एक कितना हो गया, दो। तो अगर स्पिन अप हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 1/2, और स्पिन डाउन हो रहा है तो भी कितना हो जाएगा, 1/2। जो सेम सिंपल कंसेप्ट है हेड एंड टेल वाला, हेड एंड टेल वाला, उसमें भी प्रोबेबिलिटी कितनी आती है, 1/2। तो ऐसे यहां पर भी कितना आ जाएगा, 1/2। तो इसकी दो वैल्यू बनेगी, 1/2 स्पिन अप है और वो लिखा जाएगा पॉजिटिव में, और अगर स्पिन डाउन है तो नेगेटिव में लिखा जाएगा 1/2 माइनस में।
तो ड्यू टू रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, about its on axis, and it can be rotate either in clockwise direction or anti-clockwise direction. So there are only two values for spin quantum number. एक लिखा जाएगा ms इक्वल्स टू +1/2, ये होगा स्पिन अप, और एक लिखा जाएगा ms इक्वल्स टू -1/2, ये होगा स्पिन डाउन। यहां तक क्लियर है सभी को? इसके बाद आता है हमारे पास पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जिसको आप बाद में डिटेल में भी पढ़ते हो। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जिसको आप डिटेल में भी पढ़ते हो बाद में। अभी तो मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन, एक एटम के अंदर कोई भी दो इलेक्ट्रॉन एक स्टेट में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकते जिनके चारों क्वांटम नंबर सेम हो। एक एटम के अंदर कोई भी दो इलेक्ट्रॉन एक स्टेट में ऐसे नहीं हो सकते जिनके चारों क्वांटम नंबर सेम हो, यानी कि n, l, ml और ms चारों सेम नहीं हो सकते। हो सकता है कि n, l, ml सेम हो जाए तो ms अलग हो, मतलब कोई भी एक अलग होना चाहिए, चारों सेम नहीं होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू it states that no two electrons in an atom can have all the four quantum number same, can have all the four quantum numbers सेम। चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। ऐसा हो सकता है कि 3 सेम हो जाए, 2 अलग हो, चौथा अलग हो जाए, चारों के चारों सेम नहीं हो सकते, है ना। और फिर इसके बेस पर आप स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ते हो, जिसमें आप ये पढ़ते हो कि बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स जो है वो इसको फॉलो नहीं करती, एमबी स्टैटिस्टिक्स है जो इसको फॉलो नहीं करती, जबकि एफडी स्टैटिस्टिक्स जो है वो पाउली एक्सक्लूजन को फॉलो करती भी है। तो इसी के बेस पर आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हो। और ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, यहीं से हम ये निकालते हैं कि जो
एक शेल है और एक सब शेल है, उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं, ये सब हम किसके बेस पर निकालते हैं, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बेस पे ही निकालते हैं। जैसे कि एक शेल के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, 2n²। यदि n की वैल्यू 1 है तो जैसे k है, k के लिए n की वैल्यू कितनी होती है 1, तो उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, 2 आ गए। फिर l है, l के लिए n की वैल्यू होती है 1, है ना। l के लिए l के लिए n की वैल्यू कैपिटल L के लिए n की वैल्यू होती है 2, तो उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए 8। तो इसी तरह से m के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 18। तो एक शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 2n²। इसी तरह से एक सब शेल के अंदर अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखना है तो वो लिखे जाते हैं 2 × 2l+1। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन शेल वो लिखे जाते हैं 2n² से। इन सब शेल के लिए लिखे जाते हैं 2 × 2l+1 से, जिसको मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला भी हम आगे जाके बोलेंगे। मल्टीप्लिसिटी ये कहां से लिखे जाते हैं, ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से लिखे जाते हैं। n = 1 होता है। शेल्स कौन कौन से होते हैं, शेल्स होते हैं k, l, m, n और आगे तक भी। k के लिए n की वैल्यू होती है 1, l के लिए 2, m के लिए 3, n के लिए 4। तो यहां से कितना आ जाएगा, 2, 8, 18, इस तरह से निकलता जाएगा 2, 8, 18, 32। इसी तरह से l के लिए भी हम सब शेल के लिए वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे s में कितने आएंगे, p में कितने आएंगे, s में 2 आ सकते हैं, S में 2 आ सकते हैं, P में 6 आ सकते हैं, D में 10 आ सकते हैं, F में 14 आ सकते हैं। तो वो कहां से निकालते हैं फॉर्मूला, वो निकालते हैं 2 × 2l+1 से। क्लियर है यहां तक? ठीक है भाई, तो हम मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में 11:30। EM वेव्स की सेकंड क्लास होगी आज। उसमें आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले तो एम्पियर्स लॉ जो हमारा रह गया है, और उसके बाद फिर मीडियम में हम EM वेव्स को डिस्कस करेंगे। कल तक हमने डिस्कस किया था फ्री स्पेस में, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मीडियम के अंदर। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।